हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू आवर चैनल बिकम टीचर। आज का सेशन बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग हिंदी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करेंगे, है ना। हिंदी के 2015 से 2021 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, ऑल क्वेश्चंस को डील करेंगे और उसके आंसर्स, उसके ऑप्शंस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के लिए एक ही वीडियो में 2015 से 21 के सभी हिंदी के क्वेश्चन मौजूद होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिहार बीएड एंट्रेंस के लिए अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं। हमने प्रश्न पत्र को डायरेक्ट ही हल करवा है, ठीक है। हमने क्या किया है कि आपको प्रश्न पत्र डायरेक्ट देखने को मिलेंगे और आप डायरेक्ट क्वेश्चन का हल करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, बताते हैं क्या होगा आंसर, कैसा है क्वेश्चन। देखिए आपका ये हम लोग 2015 से शुरू कर रहे हैं, लगातार हम लोग 2015 से 2021 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा 166 नंबर पे क्वेश्चन है हिंदी का। तो आपको प्रश्नों से मतलब होना चाहिए और प्रश्नों को ही समझना है। कह रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से किस कवि ने, है ना, भ्रमर गीत प्रसंग को अपनी रचनाओं में स्थान नहीं दिया है। कहने का मतलब भ्रमर गीत जो है एक प्रसंग है। ये क्या है कि भ्रमर गीत जब कृष्ण गोपियों को छोड़ के चले गए थे, है ना, अपने राजपाट में व्यस्त थे, तब गोपियाँ जो है वो व्याकुल रहती थी और उनके लिए अपना संदेश जो है वो भिजवाती थी। तो भ्रमर गीत का मतलब है कि एक भौरा जाता है और जो गोपियों का दुख का संदेश होता है वो निर्गुण में गा के सुनाता है, इसी को बोलते हैं भ्रमर प्रसंग। तो बहुत सारे कवियों ने अपने रचनाओं में भ्रमर गीत प्रसंग को स्थान दिया है, मतलब गोपियों के द्वारा बोले गए संवाद को निर्गुण में बोला गया जो कृष्ण के सामने है, उस पंक्तियों को स्थान दिया है। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कि किसने स्थान नहीं दिया है। तो देखिए सूरदास ने स्थान दिया हुआ है अपने रचनाओं में, नंददास ने भी दिया है और रत्नाकर ने भी दिया है, सिवाय रसखान के, ठीक है। रसखान ने अपनी रचनाओं में भ्रमर गीत प्रसंग को कोई स्थान नहीं दिया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 167 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है कि इनमें से किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है ना। सकर्मक में क्या होता है, सकर्म, आप लोग देख रहे हो, सकर्मक का मतलब होता है कि कर्म का साथ होना, है ना, कर्म का साथ होना। कहने का मतलब कि जो भी कार्य होगा उसका प्रभाव कर्म पे पड़ना। तो आप ऑप्शंस देखिए, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रमेश का आचरण अच्छा है। देखिए इसमें क्रिया कोई नहीं है ना, आपको क्रिया ढूंढनी है, तो इसमें क्रिया की बात ही नहीं हो रही है, तो हमारा ऑप्शन कट जाता है। बी ऑप्शन है वह रात भर जागता रहा। देखिए इसमें क्रिया हो रही है जागने की, तो ये रात भर जाग रहा है, तो यहाँ पे रात भर कोई कर्म नहीं है ना, उसके द्वारा वो कार्य जो है उस पर प्रभावित नहीं हो रहा है, उस कर्म को प्रभावित वो नहीं कर रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ है ना। प्रसारित होना एक क्रिया हो रही है ना। अब प्रसारित जो हुआ है तो किसके द्वारा हुआ है, आकाशवाणी से हुआ है, लेकिन क्या प्रसारित हुआ है, तो देखिए समाचार प्रकाशित हुआ है। तो क्या का आंसर जब कोई वाक्य दे देता है तो हम कहते हैं कि उसमें सकर्मक क्रिया है ना। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। और यहाँ पे आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, तो इसमें भी प्रसन्नता हुई के बाद कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसका प्रभाव जो है वो आपके क्रिया का प्रभाव उस पर पड़े, ठीक।
और सी ऑप्शन में क्या है कि समाचार जो है आपका क्या का आंसर देता है, लेकिन यहाँ पे अगर पूछोगे कि क्या प्रसन्नता हुई तो ये डी ऑप्शन आंसर नहीं देगा। यहाँ पे आप क्रिया से पूछोगे क्या जाग रहा है तो वो आंसर नहीं देगा, लेकिन जैसे ही आप सी ऑप्शन में पूछोगे कि क्या प्रसारित हुआ तो वो कहेगा समाचार प्रसारित हुआ। तो इसका एक ट्रिक है कि आप क्या से क्रिया को क्या से प्रश्न करेंगे तो आंसर आ जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 हम लोग देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 68 में इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना, विशेषण को पहचानना, है ना। अब विशेषण को पहचानना ज़रूरी है क्योंकि हमारी परीक्षा में हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये कह रहा है कि जो शब्द आपका विशेषण नहीं है उसको पहचानना है। सीधी सी बात है, विशेषण वैसे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थिति की विशेषता बतलाते हैं। देखिए आपका दिग्भ्रमित, है ना, कोई व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाता है ना, कोई स्थिति दिग्भ्रांत हो जाती है, कोई स्थिति उद्भ्रांत हो जाती है, लेकिन दिग्भ्रम, दिग्भ्रम एक शब्द है ना, एक संज्ञा है। दिग्भ्रम का मतलब कि जो भ्रम में हुआ है ना, दिग्भ्रमित मतलब भ्रमित हो जाना, लेकिन दिग्भ्रम भ्रम को ही बोला जाता है। तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाता है दिग्भ्रम, और बाकी सारे शब्द आपके विशेषण हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं कि इनमें कौन सा शब्द शेष 3 शब्द से भिन्न है ना, मतलब आपको अलग बताना है कि कौन सा शब्द तीनों शब्द से भिन्न है। अब आप देखिए कि ए ऑप्शन में है संपृक्त, बी ऑप्शन में है संयुक्त, सी ऑप्शन में है संलीन और डी ऑप्शन है संलिष्ट। देखिए संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, है ना, संश्लिष्ट का मतलब भी होता है जोड़ना, और संलीन मतलब भी समा जाना यानी कि जुड़ जाना, और संपृक्त का मतलब क्या होता है, अलग होना, है ना। संपृक्त मतलब अलग होना। तो ए ऑप्शन हमारा इन तीनों से भिन्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 170 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द अरबी फारसी का नहीं है। देखिए बहुत ही अरबी फारसी के शब्दों को पहचानने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन हम अगर उनके शब्दों के नेचर को समझ लें तो हमें आसानी हो जाती है। जैसे तहजीब, है ना, हमने तहजीब उर्दू भाषा में सुना हुआ है, तो उर्दू भाषी जो शब्द होते हैं वे अरबी फारसी भी होते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन तो कट जाता है कि ये अरबी फारसी का शब्द है। कायम, देखिए कायम शब्द भी आपके अरबी फारसी से ही आता है, और नतीजा भी जो शब्द है वो आपके अरबी फारसी से है। वैसे भी जो ज की ध्वनि है, क की ध्वनि है और ज की ध्वनि है, ये सारी ध्वनियाँ जो होती है अधिकतर अरबी फारसी में पाई जाती हैं। चलिए बी हमारा ऑप्शन हिंदी का है भरपूर, इसलिए यह अरबी फारसी का शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 171, है ना। क्या कहता है कि इनमें से किस शब्द में अ उपसर्ग हीन का अर्थ नहीं देता है ना। अब देखिए अ का मतलब यहाँ पे हीन का अर्थ ना देना होगा। अब किस उपसर्ग में अ को हीन के अर्थ में नहीं लिया गया है। यहाँ पे अवमूल्यन का मतलब होता है कम होना, है ना, कम होना। मूल्यों में कमी जब होती है तब अवमूल्यन, तो हीन तो यहाँ पे आ गया, हमारा ऑप्शन कट जाता है। अवनति, है ना, उन्नति का उल्टा शब्द है अवनति, है ना, ये भी क्या है, आपकी उन्नति जो है वो कम होना, ठीक है। अवमानना, अवमानना का मतलब होता है अपमान से है, कि आपका मानना कोई ना करे तो उसी को अवमानना बोलते हैं। तो सब में हमने देखा कि हीन है ना, मान से हीन है, कोई उन्नति से हीन है, कोई मूल्यों से हीन है। लेकिन अवधान जो है ना, अवधान आपका क्या हो जाता है, अवधान का मीनिंग हो जाता है आपका अटेंशन, है ना, आपकी जो एकाग्रता है उसको, उसका सिनोनिम होता है अवधान। तो एकाग्रता हमारी क्या होती है, शांत होती है ना।
अटेंशन मतलब कि आपका ध्यान होना, तो डी ऑप्शन जो है वो हीन का अर्थ नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 172 क्वेश्चन कहता है कि तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना तो ऐसा है जैसे। अब देखिए ये कह रहा है कि कोई इसके लिए एक सटीक मुहावरा चुनिए। ये मुहावरा से क्वेश्चन है। अब देखिए कोई परीक्षा में प्रथम आ जाएगा तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हो, क्या क्या बोल सकते हो। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता है कि बहुत बड़े कार्य, बहुत बड़े व्यक्ति के लिए कुछ छोटा होना, ठीक है, वही है ऊंट के मुंह में जीरा। घोड़े की बला तबेले के सिर, है ना। अब देखिए मतलब कि कोई और गलती करता है और कोई और भुगतता है, तो ये इसका अर्थ हो जाता है। सी ऑप्शन कहता है अंधे के हाथ बटेर लगना, है ना, मतलब कि किसी को ऐसी चीज़ मिल जाना जिसकी उपेक्षा मतलब उससे नहीं की थी, है ना, जिसकी अपेक्षा उससे नहीं की गई थी। और डी ऑप्शन का मतलब होता है अंधा क्या जाने बसंत की बहार, मतलब कि जिसने कुछ नहीं देखा है उसको क्या पता कि ऐसा भी होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक टॉन्ट, आप कह सकते हो कि टॉन्ट है। तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना तो ऐसा है जैसे कि अंधे के हाथ बटेर लगना, है ना, कि आपका जो है ऐसा उम्मीद नहीं था और आपने प्रथम ला दिया। चलिए तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 173 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विजन वन वल्लड़ी पर सोती थी सुहाग भरी, है ना। ये विजन वन वल्लड़ी पे जो पंक्तियां हैं इसमें अलंकार पूछ रहा है। अब देखिए जब भी ऐसा पंक्ति आपको आ जाए तो ध्यान देते हैं कि अलंकार, यहाँ पे ऑप्शन में तो दो दो अलंकार की बात हो रही है ना। तो दो दो अलंकार में आपको कौन सा ज़्यादा सटीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं विजन वन वल्लड़ी पर, यहाँ पे व वर्ण की बार बार आवृत्ति आप खुद ही देख रहे हो। विजन वन वल्लड़ी पर सोती थी सुहाग भरी। अब देखिए बात हो रही है वन वल्लड़ी की और सोती थी सुहाग भरी, है ना, सोने की भी बात हो रही है। तो जब आप किसी एक ही वर्ण का बार बार उच्चारण करते हो तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपके दो ऑप्शन में है अनुप्रास। अब आपको निकालना है कि और क्या हो सकता है, विरोधाभास हो सकता है कि मानवीकरण। देखिए जब किसी नेचुरल चीज़ों से, है ना, प्राकृतिक चीज़ों से मानव जो करता है क्रियाएं उसकी उम्मीद की जाती है तो आपका वो क्या हो जाता है, मानवीकरण अलंकार कहलाता है। तो ये वन वल्लड़ी की बात सोने के लिए कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, हम बी ऑप्शन को सही करेंगे कि मानवीकरण अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, 174 क्या कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की पहचानने की, तो सबसे अच्छा है कि आप उन शब्दों से वाक्य बना के देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर देखते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं अम्बाड़ भरा पड़ा है ना, अम्बाड़ लग गया है, या फिर भंडार लगा है ना, यहाँ पे अनोखा भंडार है। और कोठार का मतलब कोठरी से होता है। तो यहाँ पे जब आप भरमार शब्द से वाक्य बनाते हैं तो भरमार शब्द का जब आप वाक्य बनाओगे तो आप कहेंगे कि वहाँ पर कपड़ों की भरमार लगी हुई है ना, भरमार लगी हुई है। तो स्त्रीलिंग शब्द हमारा क्या हो जाता है, बी हो जाता है, भरमार शब्द स्त्रीलिंग है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 175, है ना। कह रहा है कि इनमें से कौन सा भाव शेष तीन भाव से भिन्न है। अब देखिए कह रहा है कि कौन सा भाव, एक भाव है जो कि तीन एक ही है और एक अलग है। यहाँ पे पीड़ा का मतलब दुख होता है, वेदना का मतलब भी दुख ही होता है, और अवसाद, देखिए अवसाद का इंग्लिश डिप्रेशन होता है और इसको भी तनाव बोला जाता है, अवसाद को तनाव बोला जाता है। तो ये तीनों हमारे ए बी और सी एक ही हैं। करुणा का मतलब दया से होता है ना, तो डी ऑप्शन हमारा अलग हो जाता है।
हम लोग 176 की बात करते हैं। आराम से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर आंसर करते हैं। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ना। अशुद्धि की बात हो रही है। अब अशुद्धि में क्या है, कह रहे हैं वे तो वहाँ जाने के लिए तैयार ही नहीं हैं, है ना। इसमें तो हमें कोई भी गलती नज़र नहीं आ रही है। बी ऑप्शन कहता है मुझे आशा है कि आप मेरे सुझावों पर विचार करेंगे, ये भी बात सही है। अब सी ऑप्शन कहता है 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे लेकिन ये होगा। ये आपको वाक्य कुछ अशुद्ध नहीं लग रहा है कि 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे लेकिन ये होगा, है ना। ये हमको दोनों जगह ये का ही प्रयोग से ये वाक्य थोड़ा अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो यही हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। बात कर लेते हैं डी पर। तो इस पुस्तक में ऐसा क्या है कि तुम इसे छोड़ ही नहीं रहे, इसमें भी हमको कोई गलती नहीं नज़र आ रही, तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 178 है, इनमें से किसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। आपको लगेगा कि अ उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है, हमको तो किसी में नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे अनुमान पहले ही कट जाता है क्योंकि इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अपमान में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और अरमान और अम्लान 2 शब्द है, इसमें से आपको एक चुनना है। देखिए उपसर्ग जो होते हैं वो किसी एक शब्द के अंश में मतलब शब्दांश होते हैं और एक शब्द सार्थक शब्द में आके जुड़ते हैं। तो ना ही आपको अ हटाने पे रमान कुछ मिलता है, न ही आपको यहाँ पे अ हटाने पे म्लान कुछ मिलता है। फिर भी अगर हम चाहें तो इसका आंसर जो है हम बी को ही टिक करेंगे, ठीक है। किसको करेंगे, बी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 179, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है ना। प्रत्यय आप जानते हो कि कहाँ लगता है, तो शब्दों के पीछे लगता है ना। प्रत्यय हमेशा याद रखेंगे कहाँ लगता है, शब्दों के पीछे लगता है। हमेशा आप देखोगे कि ये शब्दों के पीछे लगकर और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सार्थक शब्द के पीछे लगते हैं, तो हम स्नेहिल में देख रहे हैं कि इल प्रत्यय लगा हुआ है ना। इल प्रत्यय आप बोल सकते हो कि लगा हुआ है। वहीं अगर बात करते हैं स्वप्निल में भी इल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उर्मिल में भी हम इल प्रत्यय का ही प्रयोग किए हैं, उर्मी प्लस इल। वहीं बात करें मलयानिल में कोई भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि मलयान कोई शब्द नहीं होता है, ये पूरा का पूरा एक शब्द है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 180 की बात करते हैं, इनमें से किसमें बहुब्रीहि समास नहीं है ना। अब देखिए इनमें से किसमें बहुब्रीहि समास नहीं है। बहुब्रीहि समास कहता है कि जब 2 पद मिलकर तीसरे अर्थ की तरफ इशारा करते हैं तो हमारा बहुब्रीहि समास हो जाता है। अब देखो श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, है ना, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला हमारे ब्रह्मा जी हैं, है ना। दिग अंबर, है ना, दिग है जिसका अंबर, दिगंबर, ये हमारे शिव को बोला जाता है। वाचस्पति, है ना, वाणी का जो पति होता है उसको बोलते हैं वाचस्पति, है ना, वाचस्पति। और वज्रायुध, वज्र का जो आयुध है अर्थात जो इंद्र ने वज्र से युद्ध किया था उसके बारे में वज्रायुध बोला जाता है ना। तो वज्र का आयुध जो है वो इंद्र को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, इंद्र को बोला जाता है। वहीं अगर दिगंबर की बात करें तो ये शिव को बोला जाता है। किसको, शिव को। और अगर हम बात करते हैं श्वेतांबर की तो ये ब्रह्मा जी को बोला जाता है, ठीक है, ब्रह्मा जी को बोला जाता है। तो हमारा देखिए वाचस्पति, है ना, वाणी का जो पति होता है वो हमारा सी ऑप्शन तत्पुरुष समास का भेद हो जाता है और बाकी तीनों जो है अलग अर्थ की तरफ इशारा करते हैं, इसलिए ये तीनों बहुब्रीहि समास हो जाते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 76, ये हमारे 2017 का क्वेश्चन है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, है ना, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, इस वाक्य हेतु एक सही शब्द चुनिए। अब ये क्या है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको चुनना है कि जिसका ज्ञान हमारे इंद्रियों के द्वारा किया जा सके। वो सीधी सी बात है कि इंद्रियों से अनुभूति किया हुआ ज्ञान है ना। हमारी इंद्रियां जो फील करती हैं, इंद्रियों से अनुभूति, वही ज्ञान को हम कहते हैं कि ये हमें इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं क्या कहता है। रुग्णता का सही विलोम चयनित कीजिए, है ना। रुग्णता का मतलब होता है रोगी होना, है ना। रोगी होना रुग्णता का सही अर्थ होता है। तो हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही है कि जो व्यक्ति स्वस्थ होता है और जो व्यक्ति यहाँ पे रोगी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या कहता है कि मूर्धन्य महाप्राण व्यंजन चयन कीजिए, है ना। अब मूर्धन्य महाप्राण व्यंजन आपको चयन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं मूर्धन्य कौन सा है ना। तो हमारा देखते हैं कि ये क्वेश्चन कह रहा है मूर्धन्य महाप्राण। यहाँ पे मूर्धन्य का मतलब कि उसका जो उच्चारण स्थल मूर्धन्य हो, है ना, मूर्धा से हो तभी मूर्धन्य कहलाएगा। और महाप्राण का मतलब कि जिसके उच्चारण में हमारे मुख से अधिक हवा निकले, तो वो व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। अब देखिए मूर्धन्य में आपका सी ऑप्शन सही है ना। ट वर्ग जो होते हैं वो मूर्धन्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे महाप्राण की अगर बात करें तो महाप्राण हमारे हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होता है ना। तो इसमें कोई व्यंजन ऐसा नहीं है। अगर हम द की बात करें, ठीक है, तो ये भी तीसरा व्यंजन है, म पांचवा व्यंजन है, और स जो है भले महाप्राण है लेकिन उसका उच्चारण स्थल दंत से होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो ठ होना चाहिए, ठीक है। ठ जब रहेगा तो मूर्धन्य भी हो जाएगा और महाप्राण भी हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इस हिसाब से सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 जो है वो क्या कहता है कि दंत ध्वनि का चयन कीजिए, है ना। आपको क्या करना है, दंत ध्वनि जिसका उच्चारण स्थल दांत होता है उसका चयन कीजिए। देखिए हमारा जो दांत से उच्चारण होता है ये हमको पता है कि स का उच्चारण दांत से होता है। दंत स भी इसको बोला जाता है ना, इसको दंत स बोला जाता है। तो इसके नाम में ही इसकी ध्वनि भी छिपी हुई है, इसका उच्चारण स्थल भी छिपा हुआ है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा तीनों स में हमारी ध्वनियाँ मौजूद है और हमें उसको याद करने के लिए बहुत ही ईजी बना दिया गया है, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ठीक है। अगर हम बात करें ख जो है क वर्ग का सदस्य है, इसलिए इसका उच्चारण स्थल कंठ हो जाता है ना, या फिर इसको कंठ भी ध्वनि बोल सकते हैं। घ भी कंठ ध्वनि में आता है। म आपका ओष्ठ ध्वनि में आता है, ओष्ठ बोला जाता है। और म को नासिक के व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, है ना। अब तत्सम शब्द ये जान लीजिए क्या होते हैं। तत्सम शब्द वैसे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से आए हुए होते हैं और उनका प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं, या फिर संस्कृत से मिलते जुलते हुए शब्द हमारे हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे तुम, है ना, तुम शब्द क्या है, तुम शब्द हिंदी का शब्द है, ठीक है। सोना शब्द भी तद्भव शब्द है। आज शब्द भी क्या है, ये भी हिंदी का शब्द है। लेकिन केवल जो है वो आपका तत्सम शब्द है जो कि संस्कृत से आया शब्द है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। वैसे भी अगर इसमें ट्रिक लगाएंगे तो वह जिन शब्दों में प्रयोग होता है प्रायः वे शब्द तत्सम के होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि सोना का जो तत्सम रूप है वो है स्वर्ण,
है ना। तो यहाँ पे अगर स्वर्ण दिया रहता तो आपका सही रहता, सोना स्वर्ण का तद्भव रूप है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि संकर शब्द है ना। अब फिर ये भी मैं आपको बता दूं कि संकर शब्द जो होते हैं वे क्या होते हैं। संकर शब्दों में जब दो भाषाओं के शब्द जोड़े जाते हैं, है ना, मतलब कि दो भाषा के शब्द जोड़ दिए जाते हैं तो वही संकर शब्द बनाते हैं। दो भाषा के शब्द जुड़कर संकर शब्द का निर्माण करते हैं, ये इसकी परिभाषा हो जाती है। अब देखिए कन्हैया में तो कोई भी शब्द जुड़ा हुआ नहीं है तो ये हमारा गलत हो जाता है। बाकी बी ऑप्शन देखिए, इसमें संवाद और एक दाता है ना। फिर जमा और दार शब्द है सी ऑप्शन, और यहाँ पे आकाश और वाणी शब्द है। देखिए आकाश देखने में आपको लगेगा कि ये संस्कृत से आया हुआ शब्द है, लेकिन आकाश जो है वो हिंदी यूरोपियन शब्द है ना, हिंदी यूरोपियन भाषा से आया हुआ शब्द है। और वहीं वाणी आपकी संस्कृत से शब्द आई हुई है, इसलिए आकाशवाणी जो है वो एक संकर शब्द है। क्या है? संकर शब्द है। जमादार आपके उर्दू फारसी भाषा का शब्द है, जमा और दार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? ज्योतिर्मय, है ना, शुद्ध शब्द को आपको चयन करना है कि कौन सा इसमें शुद्ध लिखा हुआ है। वर्तनी शुद्धि का सवाल है ये। देखिए ज्योतिर्मय जो लिखा जाता है यहाँ पे तो ये बिल्कुल गलत है ना। और ज्योति बड़ी की मात्रा से यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, ये भी कट जाता है। ये र जो है पूरा नहीं लिखा जाता है, इसलिए ये भी ऑप्शन कट जाता है। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, ज्योतिर्मय, है ना, र की मात्रा ऊपर की तरफ होती है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं कि जिसके बिना काम न चले के लिए एक शब्द है ना। मतलब कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से है कि जिसके बिना काम नहीं चले, मतलब कि जो बहुत ही ज़रूरी हो, है ना। तो अकार्य का मतलब होता है बिना कार्य का, है ना। अकरणीय का मतलब होता है बिना किसी कारण के, और अकर्मण्य का मतलब होता है जिसका कोई कर्म ही ना हो, है ना, उसका हो जाता है अकर्मण्य। लेकिन यहाँ पे है कि काम ना चलना मतलब ज़रूरी होना, तो ये अपरिहार्य है। अपरिहार्य मतलब होता है आपका कि वो जो है ज़रूरी चीज़ है जिसको टाला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो अपरिहार्य आपका सही आंसर हो जाता है। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपका 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नौकर का पर्यायवाची शब्द है। अब नौकर का पर्यायवाची शब्द देखिए क्या हो जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। अनुचर का मतलब भी क्या होता है? नौकर ही होता है। जो आपके बातों को फॉलो करता है उसका मतलब ही होता है अनुचर। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। अनुराग, अनुराग का विलोम शब्द है। अनुराग का विलोम शब्द देखिए क्या हो जाता है। अनुराग का मतलब होता है स्नेह और प्रेम, है ना। क्या होता है? स्नेह तथा प्रेम। तो अनुराग ये जो शब्द है, प्रेम का उल्टा विराग हो जाता है। विराग का मतलब द्वेष होता है। तो अनुराग का सी ऑप्शन हो जाएगा सही, विलोम शब्द। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। नवरत्न किस समाज की योजना है ना। किस समाज की योजना है मतलब कि किस समाज का भेद है। नवरत्न में आप देख रहे हो कि पहला जो शब्द है ना, पूर्व पद है, वो एक संख्या शब्द है ना। तो जब भी ऐसा संख्या आ जाता है और अगर हम उसका अर्थ निकालते हैं तो नवरत्नों का समूह निकलता है। तो हम समूह की भी भावना देखते हैं और संख्या की भी भावना देखते हैं। तो जब हम समूह और संख्या की भावना देखते हैं तो वो शब्द द्विगु के अंतर्गत आ जाता है। बहुव्रीहि का मैंने आपको बता रखा था कि जिन शब्दों
का जो पूर्व पद और उत्तर पद मिलके तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं तो बहुव्रीहि हो जाता है। द्वंद्व आपका जो दोनों पद बराबर रहते हैं, है ना, पद जो है प्रधान रहते हैं। और द्वंद्व ये भी रहता है कि जब दोनों शब्द प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं या फिर पर्यायवाची समानार्थी होते हैं, तो वैसे शब्द या फिर वैसे शब्द जो कि और या अथवा से अलग किए जा सके वे द्वंद्व कहलाते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद उपसर्ग होता है ना, पहला पद एक अव्यय नहीं तो उपसर्ग होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि संख्यावाची शब्द है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं क्या कह रहा है। पर्यावरण में संधि विच्छेद होता है ना। मैंने आपको संधि पढ़ाई हुई है, अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हो तो आप ज़रूर हिंदी का प्लेलिस्ट जाके चेक करेंगे और वहाँ से हमारे जो थ्योरी के क्लासेस हैं उसको ज़रूर पढ़ लेंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो थ्योरी का क्लास आप ज़रूर करेंगे और फिर हमारे क्वेश्चन को भी डिस्कस यहाँ पे तब ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे, कर पाएंगे। तो पर्यावरण जो शब्द है ये सबसे पहले अगर बात करें तो ये यण संधि का शब्द है। किस संधि का शब्द है? यण संधि का शब्द है। और यण संधि में जब हमारा य के पहले कोई अधूरा वर्ण आ जाता है तो उसको अलग करने का जो रूल होता है वो ई प्लस कोई भिन्न स्वर होता है। तो देखिए हमारा ई प्लस कोई भिन्न स्वर बी ऑप्शन में मौजूद है आपके स्ट्रक्चर में। यहाँ पे परी में ई आया हुआ है और इसके बाद आ आया हुआ है। ई प्लस आ के मेल से य बनता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं क्या कहता है। सर्वनाम का भेद नहीं है ना। सर्वनाम का भेद नहीं है, कौन सा नहीं होता है भाई? अब देखिए सर्वनाम के मुख्यतः जो भेद हैं वे 6 हैं। कितने हैं? 6 भेद हैं। ठीक, पुरुषवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक भी होता है। ठीक है, हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है और निजवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो लिंगवाचक सर्वनाम नहीं होता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। आंधी का आम का क्या अर्थ है ना। आंधी का आम क्या अर्थ कहता है? देखिए आंधी का आम का अर्थ होता है कि जो आपको ऐसे ही मिल जाए। आंधी में आम क्या होते हैं? आंधी में आम अपने आप टूट के गिर जाते हैं, है ना। तो जो आपको ऐसे ही मिल जाए, ना आपने कुछ लगाया उसमें, ना आपको ज़्यादा उसमें दिक्कत हुई और ऐसे ही मिल गई, तो वैसी वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं कि बहुत सस्ती वस्तु मिल जाना, है ना। अच्छी का नहीं सेंस जाता है, ना ही उपयोगी का सेंस जाता है, ना ही बेकार का भी सेंस नहीं जाता है। मतलब कि हमको सस्ते में मिल गई, है ना। आंधी आई, आम गिर गया, हम लोग लेके चले आए, तो डी ऑप्शन सही हो जाता है कि आंधी का आम होने का मतलब कि बहुत ही सस्ती वस्तु का मिलना। चलिए अब हम लोग अगले साल की बात करेंगे, है ना। तो अगला साल हमारा 2018 का ये क्वेश्चन है। तो 2018 में देखेंगे, 2018 नहीं, हम लोग सीरियल वाइज चलते आ रहे हैं। तो देखते हैं सामान्य हिंदी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के। देशभक्त किस तत्पुरुष का उदाहरण है ना। अब देखिए देशभक्त जो समास होता है इसमें आपको बहुत कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। देशभक्त का मीनिंग होता है देश का जो भक्त होता है ना, देश का भक्त देशभक्त कहलाता है। वहीं एक और शब्द आता है देशभक्ति, तो देशभक्ति का मतलब हो जाता है देश के लिए भक्ति। तो दोनों शब्द में अलग अलग तत्पुरुष का उदाहरण हो जाता है। जैसे यहाँ पे काव्य भक्ति आपको संबंध तत्पुरुष की तरफ इशारा करती है, लेकिन देशभक्ति अगर आपका रहता तो आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाता, है ना। तो देश के लिए भक्ति तो संप्रदान पुरुष देशभक्ति में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देशभक्त है इसलिए संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि काव्य भक्ति से ये अलग हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि पवन में कौन सी संधि है ना। पवन में कौन सी संधि है?
पवन की मैंने संधि की क्लासेज करा रखी है, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि बीच में जब व आए, है ना, व आए और 3 अक्षर का वो शब्द हो, तो ऐसे में वो शब्द अयादि संधि का उदाहरण होता है। यह अयादि संधि का पहचान है कि बीच में य या व आता है और वो शब्द 3 अक्षर का रहता है, तो वो प्रायः अयादि संधि होता है। तो पवन में आपका अयादि संधि है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, आच्छादन का संधि विच्छेद क्या है। देखिए, आच्छादन जो शब्द है ये व्यंजन संधि का शब्द है। किसका शब्द है? व्यंजन संधि का। चौथा जो शब्द आते हैं बीच में जब वे रहते हैं, वहाँ से शब्द टूटते हैं, तो वे शब्द व्यंजन संधि के हो जाते हैं। और इनमें सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, इस च को गायब कर देना होता है ना। इस च को गायब करके आपको विच्छेद कर देना होता है। तो अब आप देख सकते हो कि ए ऑप्शन आपका सही है, आ प्लस छादन आच्छादन हो जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सरह प्लस ज का संधि रूप क्या है। देखिए, जैसे कि हमने देख रखा है यहाँ पे विसर्ग आया हुआ है, और विसर्ग के बाद जब कोई स्वरीय व्यंजन आता है तो उसमें विसर्ग संधि होती है, ठीक है। और ये जो नियम है, स्ट्रक्चर है कि विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण आता है तो वो विसर्ग ओ में बदल जाता है। तो हमको क्या करना है, सिंपली विसर्ग को ओ में बदल देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो बी ऑप्शन में हमारा सही है सरोज, है ना। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ विसर्ग को ओ में बदल दिया, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो कह रहा है नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, जब नम वाले शब्द आपको मिले, है ना, जो नम से शुरू हो, जैसे कि नमस्ते है, नमस्कार है, तो ऐसे शब्दों में विसर्ग संधि होती है। तो आप ऑप्शन नंबर बी में ही सिर्फ विसर्ग का उदाहरण देख रहे हो, इसीलिए बी ऑप्शन सही हो जाता है, नमः प्लस ते नमस्ते। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि वह कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। याद रखेंगे, अभी मैंने आपको ऊपर ही डिस्कस की है ये बात कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास का यह एक बहुत बड़ा ट्रिक है, पहचान चिन्ह है कि उसका पहला पद संख्यावाची होता है। वहीं तत्पुरुष समास का जो पहचानने का तरीका है कि इसके शब्दों को विग्रह करने पर आपको कारक चिन्ह जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद उपसर्ग होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की तरफ इशारा करते हैं। साथ ही साथ इसमें देवी देवताओं के पर्यायवाची शब्द नाम जो है वो ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर द्विगु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है। अभी हमने ऊपर देखा पूर्व पद संख्या होती है, और यहाँ पे कह रहा है पूर्व पद विशेषण होता है। देखिए, पूर्व पद विशेषण जब होता है तो वो शब्द कर्मधारय का हो जाता है। कर्मधारय समास की परिभाषा है कि इसका पहला पद विशेषण होता है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। वही द्विगु की मैंने बता रखा है अभी ऊपर कि इसका पहला पद संख्या होता है। द्वंद्व के शब्द जब अलग होते हैं तो वे और अथवा या से अलग होते हैं, या फिर ये इसके शब्द एक दूसरे के ज़्यादा अपोजिट मिलते हैं या फिर समानार्थी मिलते हैं। तत्पुरुष समास जब इसके शब्द अलग होते हैं तो उसमें कारक चिन्ह जुड़ जाते हैं। ये इनके पहचान चिन्ह हैं। तो पूर्व पद विशेषण ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय का हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। देखिए, द्विगु में अभी हमने बात की थी, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे यथाशक्ति। देखिए, यथा एक उपसर्ग है तो ये कहाँ चला जाएगा, अव्ययी भाव समास में। भूदान, भूदान का मतलब होता है भूमि का दान, तो ये कहाँ चला जाएगा, तत्पुरुष समास में। पुरुषोत्तम में पुरुषों में उत्तम, है ना, पुरुषों में
उत्तम, तो ये भी आपका तत्पुरुष समास चला जाएगा, नहीं तो ये कर्मधारय भी हो सकता है। लेकिन डी ऑप्शन देखिए, सप्ताह, सप्ताह का मीनिंग क्या होता है? 7 दिनों का समूह, है ना, 7 दिनों का समूह। तो आप देख रहे हो कि नंबर आ गया, पहला पद जो शब्द है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, आपको इशारा करेगा कि इस शब्द में द्विगु समास है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित विकल्पों में से कानन के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, है ना। कानन का मतलब देखिए क्या होता है? कानन मतलब वन होता है, ठीक है। वन और कानन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग को कमेंट करके हमको डी नंबर ऑप्शन का अर्थ बताना है ना। भृत्य का अर्थ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, है ना। अब पूर्व भाग में देखिए परिभाषाएं आपकी ज़्यादा पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो हम परिभाषाओं पे ज़रूर ध्यान देंगे। जो भी हमारे व्याकरण में पद हैं और उनकी परिभाषाएं हैं, जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, समास के भेद, संधि के भेद, सबकी परिभाषाएं हमको याद रखनी है। तो पूर्व भाग में जब जुड़कर एक नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको ऊपर एक उपसर्ग का शब्द बता रही थी, तो मैंने आपको बताया कि उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले पूर्व भाग में जुड़कर और उसका अर्थ नया बना देता है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सफाई में कौन सा प्रत्यय है ना। सफाई में कौन सा प्रत्यय है? देखिए ये साफ से बना हुआ है सफाई, है ना। थोड़ा सा आपके उपसर्ग प्रत्यय में ऐसा भी होता है कि मूल शब्द में भी चेंजेस हो जाते हैं प्रत्यय जुड़ने के बाद। तो सफाई जो है इसमें साफ में आई प्रत्यय जोड़ने से सफाई बन जाता है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि अभी हम लोग अगले साल के प्रीवियस ईयर, मतलब कि हमने पहले 2015 का किया, फिर 2016 का किया, फिर 2017 का किया, फिर 2018, ऐसे हम लोग करते आ रहे हैं। तो ये हमारा अब आगे के क्वेश्चन बढ़ते हुए आ रहे हैं, हम लोग न्यू में आ रहे हैं। कह रहा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है ना। आप लोग प्रश्नों के टाइप्स पे ज़रूर ध्यान देंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपके पूछे गए हैं और आपको किस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखिए ये रस से क्वेश्चन है ना। रस में सभी रसों के अलग अलग स्थायी भाव होते हैं, तो यहाँ पे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है? रति। रति होता है, या फिर प्रेम भी होता है, या फिर स्नेह होता है, या अनुराग होता है। ठीक है, सभी आप जो शब्द है उसको आप बोल सकते हो। स्नेह भी बोल सकते हो, अनुराग भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे रति आंसर हो जाता है। देखिए उत्साह जो है, उत्साह आपका द्विगु समास का उत्साह जो है आपका कौन से रस का स्थायी भाव है? तो ये वीर रस का स्थायी भाव हो जाता है। किसका? वीर रस का स्थायी भाव। वही हास का जो होता है वो हास्य रस का स्थायी भाव हो जाता है। बात करते हैं जुगुप्सा की, है ना। जुगुप्सा किसका स्थायी भाव होता है ना। देखिए जुगुप्सा और घृणा ये एक ही शब्द के सिनोनिम्स है, तो हमारा घृणा जो भाव होता है वो विभत्स रस का होता है, तो जुगुप्सा जो हो जाएगा वो विभत्स रस का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? देखिए चौपाया जो होता है, चौपाई जो होती है वो हमारे प्रत्येक चरण में उसकी मात्रा 16 होती है। चौपाई की कितनी मात्रा होती है? 16 होती है, याद रखेंगे। ये सब क्वेश्चन जो है वो टू द पॉइंट आते हैं, बस आपको याद रखने होंगे। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है जो कि ऑप्शन शायद नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? देखिए ये जो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी,
तारागढ़ और उषानागरी को जब हम एक ही मान लेते हैं, है ना, जो कि सुबह की नगरी है और तारों का जो है घट है, उन दोनों को मैंने एक मान लिया। और इस पंक्ति में आपको याद रखना होगा रूपक अलंकार है, ठीक है, रूपक अलंकार है, ये आप याद ज़रूर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, अगले साल के क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी परिभाषा पूछा गया है, इसका मतलब आपकी सभी परिभाषाओं को आप ज़रूर याद रख लेंगे। तो जब दो वर्णों का मेल होता है तो हमारी संधि होती है ना। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसमें संधि हो जाती है। अगर यहीं पे अगर शब्दों का मेल दे दे तो आप समास टिक करेंगे, है ना, क्या आंसर करेंगे, समास करेंगे। वहीं विशेषण क्या होता है कि यह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द होता है। और सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के बदले आता है वो सर्वनाम कहलाता है। तो हमने चारों ऑप्शन को डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, समास शब्द का अर्थ है। देखिए समास क्या करता है, तो जोड़ता है, शब्दों को जोड़ता है और जोड़ के छोटा करता है। तो आप देखोगे कि ए ऑप्शन में संक्षेप है। समास या फिर संधि दोनों में ये चीज़ होती है कि शब्दों को छोटा किया जाता है ना, फिर अगर उनका विच्छेद या विग्रह करते हैं तो फिर उनके मूल रूप में हम लोग उसको वापस लाते हैं। तो समास का जो अर्थ होता है वो संक्षेप करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जिस समास में दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, ये बार बार बताया था, समास के सभी भेदों का आप लोग ज़रूर परिभाषा याद कर लेंगे। तो जिस समास में दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है वो मैंने बता चुका है आपको बार बार, बहुब्रीहि समास होता है। दोनों पद मिलकर अन्य अर्थ की तरफ इशारा होते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, साथ ही साथ ज़्यादातर ये एक दूसरे के विलोम होते हैं और साथ ही साथ इनको अलग करने पे और, अथवा, या, एवं जैसे शब्द जुड़ते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि संधि और समास में क्या समानता है ना। संधि और समास में क्या समानता है। देखिए दोनों में विच्छेद होता है कह रहा है, नहीं, दोनों में तो विच्छेद नहीं होता है। संधि में विच्छेद होता है, समास में विग्रह होता है। दोनों में विग्रह होता है, जब संधि में विच्छेद होता है तो इसमें गलत आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन कहता है दोनों में शब्द संक्षिप्त हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों में शब्दों को हम लोग जोड़ के छोटा कर देते हैं, तो यही काम दोनों में मेल खाता है। आपसे समानता पूछ रहा है तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ डी ऑप्शन कहता है दोनों में शब्द विकार होता है। नहीं, शब्द विकार सिर्फ समास में होता है, संधि में आपका वर्ण विकार होता है, जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है, लोटा डोरी में कौन सा समास है। बहुत बार पूछा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि देखिए ज़्यादातर इसके शब्द योजक चिन्ह से जुड़े हों या फिर और, अथवा, या से अलग हों या फिर एक दूसरे के विलोम हों। इस केस में आपका द्वंद्व समास आंसर हो जाता है ना, लोटा और डोरी। और योजक चिन्ह द्वंद्व समास का भी पहचान चिन्ह होता है। याद रखेंगे कि अधिकतर योजक चिन्ह जो लगा होता है वो द्वंद्व समास के शब्दों में ही लगा होता है। तो 20 का डी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हथकड़ी में कौन सा समास है ना। हथकड़ी में कौन सा समास है। अब देखिए अगर हथकड़ी का आप लोग अर्थ निकालोगे, चूँकि समास तभी पहचान पाएंगे आप जब आप उसका अर्थ निकाल पाएंगे। तो हथकड़ी का मीनिंग होता है हाथ के लिए कड़ी जो बनाई जाती है ना। तो हाथ के लिए कड़ी, ये जब के लिए से अलग होता है तो ये विभक्ति कारक की हो जाती है ना, कारक की हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ना ही कोई उपसर्ग है, अव्ययी भाव कट जाता है,
द्वंद्व भी नहीं है क्योंकि और से अलग नहीं होगा, ना ही द्विगु है। द्विगु कहता है पहला शब्द हमको संख्या चाहिए, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कहता है। शब्द के पश्चात भाग में, पश्चात भाग का मतलब कि पीछे के भाग में लग कर जो संबंध तत्व नया शब्द निर्मित करता है उसे कहते हैं। अब हमने ऊपर देखा था कि जो शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, और वही अगर पीछे लग जाए, है ना, कोई शब्द आकर किसी शब्द के पीछे लग जाए तो वो शब्द क्या निर्मित करता है, तो देखिए वो निर्मित जो करता है वो प्रत्यय जो है वही आगे पीछे भाग में लगकर एक नया शब्द निर्मित करता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के इस नाम को संज्ञा बोला जाता है, सर्वनाम किसी संज्ञा के बदले में यूज किया गया शब्द सर्वनाम होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय है ना, घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय है। देखिए सीधी सीधी बात है, घूम में अक्कर जोड़ने से घुमक्कर बना हुआ है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। देखिए अभी प्रत्यय के ऊपर बात हुई है, आपसे प्रत्यय पूछा भी गया है, घूम प्लस अक्कर घुमक्कर, और ये अंत में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि कवि बिहारी लाल किस रस के कवि हैं। देखिए जो बिहारी लाल कवि हैं वे रसों के राजा माने जाते हैं, इनको रसों का राजा जो है, रसों के सम्राट जिस कवि को बोला जाता है वो बिहारी लाल हैं, और ये जो है श्रृंगार रस के लिए बहुत ही फेमस है। इनकी रचनाओं में आप श्रृंगार रस का जो भाव है वो देखने को मिलता है। अब देखिए श्रृंगार रस का मैंने अभी ऊपर जिक्र किया है कि अस्थाई जो भाव होता है वो रति या प्रेम होता है, ये भी याद रखेंगे। वीर रस का जो भाव होता है वो उत्साह होता है, जब उत्साह की भावना होती है तो वीर रस हो जाता है। भक्ति का जो भक्ति रस जो है उसका भाव जो होता है वो भगवान के विषय में प्रेम होता है। वही करुण रस का जो भाव होता है वो शोक होता है ना, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए दोहों को 4 भागों में बांटा जाता है ना, 4 भागों में बांटा जाता है, 1 2 3 4। तो जो पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं वो हमारी 13 मात्राएं होती हैं, और वही अगर आपसे दूसरा और चौथा चरण पूछ दे तो उसमें जो मात्रा होती है वो 11 होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका सही है, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है, 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है ना। अब यहाँ पे देखिए बात कर रहा है कि 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है। अब ये कह रही है कि 3 बेर खाती है और 3 बेर खाती है, इसमें बेर का एक जगह मीनिंग जो है वो समय से है। जब हम लोग बेरा का जो बोलते हैं ना कि कितना बेर हो गया है, कितना समय हो गया, तो ये बेर समय को डिनोट करता है और एक बेर फल को डिनोट करता है ना, एक बेर जो फल है उसको डिनोट करता है। तो जब एक ही शब्द 2 जगह आए और अर्थ अलग अलग लेकर आता है तो उसमें यमक अलंकार हो जाता है। बात करते हैं श्लेष की, तो श्लेष में शब्द एक ही जगह रहता है और उससे अर्थ 3-4 चिपके हुए रहते हैं, मतलब उस शब्द का अलग अलग मीनिंग 3-4 बार निकल जाता है। उपमा अलंकार, यह जब किसी व्यक्ति या वस्तु की समानता तुलना की जाती है तब उपमा अलंकार आता है, और उत्प्रेक्षा ये संभावना जताई जाने वाले शब्दों में उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, अंडे का शहजादा मुहावरे के सही अर्थ का चयन कीजिए। अब देखिए अंडे का शहजादा का मतलब ही आप समझ रहे हो कि अंडे का शहजादा क्या होगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कमज़ोर व्यक्ति, कह रहा है चालाक व्यक्ति,
कह रहा है अनुभवी व्यक्ति या फिर कह रहा है अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे को हम लोग क्या मानते हैं कि बहुत ही छोटा है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, कोई भी अनुभव नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है कि अंडे का शहजादा मतलब कि अनुभवहीन व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, अम्बु शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, है ना। अम्बु शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो जल होता है, याद रखेंगे क्या होता है, जल होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, मृगांक शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। मृगांक का मतलब जो होता है वो चंद्रमा होता है ना, क्या होता है, चंद्रमा होता है। और सुधाकर का मीनिंग भी क्या होता है, चंद्रमा होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वही लोचन की बात करें तो लोचन का मतलब आँख होता है, कलोल का मतलब खेलना होता है, और मृग का मतलब पशु जो मृग होता है उसको बोलते हैं। विधि शब्द के विलोम का चयन कीजिए, है ना। विधि शब्द का विलोम क्या होता है, देखिए विधि का मतलब होता है एक क्रम में चलना या किसी चीज़ का होना विधि हो जाता है ना। अब देखते हैं कि ये ऑप्शन जो है निषेध, किसी चीज़ का नहीं होना, नहीं चलना, यही हो जाता है विधि शब्द का विलोम शब्द। वियोग का मतलब होता है दूर, प्रलय का मतलब विनाश होना, और विकल्प का मतलब अलग अलग ऑप्शंस होना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये हमने कर लिया है। अब देखिए क्या कहता है, फिर हम लोग अगले साल के क्वेश्चन में आ गए हैं। कह रहा है कि इनमें कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द उन शब्दों को बोलते हैं जो तत्सम के बिगाड़े हुए रूप होते हैं। कहने का मतलब तत्सम शब्द हमारे संस्कृत के होते हैं, हिंदी में आए हुए होते हैं, है ना। बिगड़ के जब आते हैं तो वे तद्भव कहलाते हैं। तो तद्भव शब्द का कह रहा है कि कौन सा है इसमें। देखिए चतुर्दश आपका संस्कृत का शब्द है, चतुर्थ आपका संस्कृत का शब्द है, चतुर्थी भी आपका संस्कृत का यानी तत्सम का शब्द है, 14 उसी का बिगाड़ा हुआ रूप है। ठीक है, चतुर्दश का 14 बिगड़ा हुआ रूप हो जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द चुने, है ना। कह रहा है निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द आपको चुनना है। क्या हो जाएगा, हंसी, कपूर, आम, ओज। यहाँ पे देख रहे हो आप, सीधे सीधे दिख रहा है कि कपूर जो आया हुआ है कर्पूर से आया हुआ है, आम आया हुआ है आम्र से, और हंसी आई हुई है हास्य से। तो ये तीनों बिगड़े हुए शब्द हैं। एक ओज है जो कि हमारा तत्सम शब्द है जिसका मतलब प्रकाश होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्वर, व्यंजन, वर्ण या फिर शब्द। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाती है। क्या होती है, वर्ण, या फिर इसके स्थान पे ध्वनि भी कई ऑप्शन में मिल जाता है। तो याद रखेंगे ध्वनि भी आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दारा का अर्थ क्या है। देखिए दारा का अर्थ जो पत्नी को दारा बोला जाता है, किसको बोला जाता है, पत्नी को बोला जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि इनमें मूर्धन्य व्यंजन कौन है। मूर्धन्य जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है। देखिए हमारे ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। तो आप देख सकते हो कि किस ऑप्शन में ट के जो है वर्ण आए हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी में ड और ढ ट वर्ग के ही व्यंजन हैं। तो सी ऑप्शन आपका मूर्धन्य व्यंजन का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है, इनमें से महाप्राण ध्वनि को चुनें। महाप्राण ध्वनि कौन सी है। महाप्राण वैसी ध्वनियों को बोलते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुंह से अधिक हवा निकलती है, और ये सभी वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। सभी वर्ग, है ना, क वर्ग का, च वर्ग का,
ट वर्ग का, सभी वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण है वो महाप्राण कहलाता है। देखिए क आपका पहला वर्ण है, ग तीसरा है, ब तीसरा है। बी ऑप्शन सिर्फ ख जो है वो चौथा व्यंजन होता है, इसलिए बी ऑप्शन महाप्राण ध्वनि हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि निम्न दिए गए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह आहा कितना सुंदर पुष्प खिला है में कौन सा चिन्ह आप लगाओगे आहा के बाद। अब देखिए ये तो एक्सप्रेशन है जो कि एक अव्यय है ना, तो आहा के बाद हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का चिन्ह लगाते हैं, है ना। ये एक विस्मयादि बोधक चिन्ह है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, जो हमारे भाव को सूचित करता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि हम आहा के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है, इनमें अल्प विराम चिन्ह को पहचाने। अल्प विराम का मतलब थोड़ी देर रुकना, कॉमा कहा जाता है इंग्लिश में। क्या कहा जाता है? कॉमा। तो आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं आपका यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह है ना, और यहाँ पे इसको सेमीकोलन बोलते हैं। और डी ऑप्शन आपका क्या है? पूर्ण विराम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हम अल्प विराम तो कॉमा को बोलते हैं, लेकिन सेमीकोलन को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसका रिसर्च आप खुद करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। चलिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये हमने अभी डिस्कस किया था कि 16 जो मात्राएं होती है वो चौपाई के प्रत्येक चरण में होती है। अभी ऊपर हमने दोहे के लिए डिस्कस किया था, यहाँ पे चौपाई के लिए आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है रामचरितमानस की रचना शैली क्या है। सबसे पहली बात कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी आपके परीक्षा में आ सकता है। तो आप लोग यहीं पे जान जाएंगे कि यह तुलसीदास की रचना है। अब देखिए ये जो रचना शैली है इसमें इन्होंने दोहा और चौपाई का इस्तेमाल किया है, दोहा और चौपाई शैली का इस्तेमाल किया है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब देखिए संस्कार को हम जब संधि करते हैं तभी इसका उपसर्ग सामने आता है। सम प्लस कार इसका संधि होता है, तो क्या हो जाता है हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाता है, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं तो अगर हम आ उपसर्ग को हटाते हैं तो हमारा जन्म सही बचता है। आगमन में भी आ को हटाते हैं तो गमन शब्द होता है, और यहाँ पर भी आ हटाते हैं तो कर्षक शब्द होता है। लेकिन आदरणीय में जब आप आ को हटाते हो तो दरणीय नहीं होता है कोई शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आदरणीय में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ना कि उपसर्ग का। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है, आपका इसमें उपसर्ग नहीं हुआ है प्रयोग। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस शब्द में उपसर्ग है ना, किस शब्द में उपसर्ग है। अब है पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए दशक में आपका अगर द उपसर्ग कोई होता नहीं है, लालिमा में इमा प्रत्यय है। वहीं कारीगर की बात करते हैं तो ये एक बात करते हैं तो ये संकर शब्द में आ जाएगा। तो यहाँ पे पराजय में परा एक उपसर्ग है, परा एक क्या है? उपसर्ग है, जो कि जय में आके लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप चुने, है ना। ये आपको शुद्ध करना है और आंसर बताना है, बहुत ही ईजी है। अपने हाथ से स्वयं काम करो, अपना काम स्वयं करो, ए ऑप्शन में ही आपको मिल जाता है। क्या हो जाएगा सही आंसर? ए हो जाएगा, अपना काम स्वयं करो। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता है, बहुवचन में चिड़िया शब्द क्या होता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग समझ नहीं पाओगे
चिड़िया जो है एक वचन है, और बस चंद्र बिंदु के लग जाने से ये शब्द बहुवचन बन जाता है। याद रखेंगे, न चिड़ियों न चिड़िए होता है, चिड़िया पर ही चिड़िया जब कर दिया जाता है तो ये बहुवचन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम फिर अगले ईयर में बढ़ चुके हैं। तो हमारा अगला ईयर जो क्वेश्चन है क्या कहता है कि वायु का पर्यायवाची शब्द है। वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? समीर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आँख का तारा होना, है ना। आँख का तारा होना का अर्थ क्या होता है? आँख का तारा मतलब कि प्यारा होना होता है। क्या होता है? प्यारा होना। यहाँ पे कह रहा है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। उदाहरण है। अब ये आपको काल पूछ रहा है इसमें, है ना, कि किस काल का ये जो वाक्य है वो किस समय हो रहा होगा। अपूर्ण भूतकाल। देखिए, अपूर्ण भूतकाल का मतलब कि जो कार्य भूतकाल में हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ तो है कि ये काम कह रहा है कि अगर वर्षा होती तो ये, लेकिन संभावना जता रहा है। ठीक है, तो ये भूतकाल का इसमें सवाल नहीं होता है। संदिग्ध भूतकाल भी नहीं है क्योंकि भूतकाल है ही नहीं। होती तो, है ना, होने की संभावना हो रही है, तो यहाँ भूतकाल का ऑप्शन कट जाता है। लेकिन हेतु मद भूतकाल जो कह रहा है कि जो यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि हेतु जब भूतकाल तो है लेकिन जब किसी कार्य के लिए, है ना, जब किसी कार्य के लिए वो कार्य होने की संभावना जताई जाती है। हेतु का मतलब कि संभावना, किसी कार्य का एक पर्पस होता है, उसी को हेतु बोला जाता है कि इस हेतु हम ये कार्य कर रहे हैं। कारण होना, तो अगर वर्षा होती तो ये कारण है, तभी फसल अच्छी होती। मतलब कि फसल अच्छी नहीं हुई है, भूतकाल की कुछ घटनाएं हैं जिसके कारण फसल अच्छी नहीं हुई है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाता है हेतु मद भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि लड़के नदी में तैर रहे हैं। उदाहरण है। देखिए, तैर रहे हैं इसका मतलब कि वे अभी भी तैर रहे होंगे। तो यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल नहीं हो जाएगा क्योंकि रहे हैं वो कंटिन्यू है। बी ऑप्शन कहता है अपूर्ण भूतकाल। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि लड़के नदी में तैर रहे हैं, अभी तैरे नहीं हैं, तो वो काम अभी पूरा नहीं भी हुआ होगा, तो अपूर्ण वर्तमान काल का ये उदाहरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न है ना, क्या है? अब देखिए, यहाँ पे पथ का मतलब रास्ता, राह का मतलब रास्ता, डगर का मतलब रास्ता, धरा का मतलब धरती होता है ना, हमारी भूमि होता है। तो डी ऑप्शन अर्थ में भिन्न है। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। देखिए, दर्शन में जब ईया प्रत्यय लगाते हैं तो दर्शनीय बन जाता है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। दर्शन में ईया प्रत्यय लगा हुआ है, ये पोर्शन प्रत्यय का है, ईया। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, पुनः वाले शब्द जो हो जाते हैं वो विसर्ग संधि के होते हैं और इसमें सिर्फ र को आपको हटा देना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है, पुनः प्लस जन्म। ये यहाँ पे र गलत हो जाता है, यहाँ पे जन्म है, गलत हो जाएगा। आजन्म तो कहीं से भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कीर्ति का विलोम शब्द पूछ रहा है। देखिए, कीर्ति का मतलब कि यश होना, है ना, ख्याति होना किसी की, और अपकीर्ति का मतलब कि अपमान होता है। तो कीर्ति का विलोम शब्द सी ऑप्शन है, अपकीर्ति हो जाता है। चलिए, तो हमने सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं अब हम लोग अगले, नहीं, हमारे कुछ क्वेश्चंस बाकी है अभी, है ना, कुछ नीचे के क्वेश्चन बाकी हैं जो कि हमने नहीं किए हैं, उसको करते हैं। देखिए, यहाँ से हमने क्वेश्चन नहीं किया है, इसको हम लोग डील करेंगे। कह रहे हैं भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त इकाई है। यहाँ पे देखो, व्याकरणिक योग्यता प्राप्त कह रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो व्याकरण के आधार पे जब भाषा को एक
मिलती है योग्यता और वो एक इकाई बनता है, तब हमारा वाक्य हो जाता है। क्योंकि वर्णों में हमको व्याकरण का कोई यूज़ नहीं है, ना ही शब्द जो जुड़ते हैं वो व्याकरण के रूल्स पे जुड़ते हैं। लेकिन जब कोई वाक्य जुड़ता है ना, जब कोई वाक्य जुड़ता है तो वो भाषा की व्याकरणिक नियमों पे ही जुड़ता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे तो पछताओगे, यहू तन जई हैं छूट। ये किसकी पंक्तियां हैं? देखिए ये कबीर की दोहे की पंक्तियां हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है साकेत किसकी रचना है? देखिए साकेत जो रचना है वो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। याद रखेंगे, ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। कह रहा है प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता है। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। क्या था? धनपत राय था। डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कवियों का कवि किस हिंदी कवि को कहा जाता है? कवियों का कवि किस हिंदी कवि को कहा जाता है? तो देखिए ये उपाधि जो है वो शमशेर जी को दी गई हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भारत में कहाँ है? देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय शब्द जोड़ा हुआ है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में वर्धा जगह पे है ना। महाराष्ट्र के जो वर्धा शहर है उसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चतुरी चामर नामक लघु उपन्यास के लेखक कौन हैं? चतुरी चामर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। याद रखेंगे, चतुरी चामर निराला, ऐसे आप लोग याद कर सकते हो, चतुरी चामर निराला। क्वेश्चन नंबर है, आवारा मसीहा किस लेखक की जीवनी पर आधारित है ना। आवारा मसीहा बहुत ही फेमस जो है वो रचना है और ये शरत चंद्र चटर्जी के जीवन पे पूरे तरीके से आधारित है। बहुत ही फेमस जो है वो रचना है, याद रखेंगे आप लोग, शरत चंद्र चटर्जी के जीवनी पर ये आधारित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 कहता है नागार्जुन का असली नाम क्या है? देखिए नागार्जुन जो एक रचनाकार हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, इनका जो असली नाम है वो वैद्यनाथ मिश्र हैं, लेकिन ये रचनाएं नागार्जुन नाम से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है? बहरा सो गहरा कहावत का सही अर्थ क्या है? देखिए बहरा सो गहरा मतलब कि जो बहरा है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा है ना। कहने का मतलब चुप्पा चालाक, जो कि सुनता नहीं है और बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए तो हमने हिंदी के 2015 से 2021 तक के सभी क्वेश्चन को डील कर लिया है। ठीक है, 2021 तक के सभी क्वेश्चन को डील कर लिया है। आप इसको पूरा देखेंगे, इसको दोबारा रिवाइज करेंगे, है ना। एक बार से नहीं होता है, कोई चीज़ जब दोबारा हम लोग देखते हैं तो हमें याद हो जाती है। तो आप लोग हमेशा रिवाइज करेंगे और जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के हमसे शेयर करेंगे। तो अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि जो भी रेगुलर क्लासेस चलती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और पीडीएफ जो यहाँ पे पढ़ाई होती है उसका पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे चैनल बिकम टीचर को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही प्रीवियस ईयर के अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।